इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। और बताओ रघु भैया, का हाल चाल है? हाल चाल का बतावे क्षमा बहन। हाल चाल तो देख रही हूँ कि मट्टी में हाथ उथ सने हैं, अच्छे से धोइयो ना पाए। आज असल में खेत पे चौहर लाग रही, तो धान की रोपाई तो चलिए रही है। आपके धान लग गए ना लग गए? हाँ रघु भैया, अभी 2 दिन हुए, हमने भी धान की रोपाई कर दी। अब तो भैया बस बाई की देखभाल करना है। बिल्कुल सही कह रही हूँ क्षमा बहन, क्योंकि जब रोपाई करते हैं तो कम से कम हफ्ता भर तो और ज़्यादा देखभाल होती है कि खेत में पानी है ना है, पौधा गिर गए है, सूख गए है, कैसे पौध पीली तो ना पड़ रही है। हाँ भैया, तो ये सब ध्यान करने होता है। और हमहू जा है कि अब चौराई चल रही है, तो 2-4 दिना में फारिग हुई जाएंगे। और क्षमा बहन, घर में सब ठीक हैं? हाँ रघु भैया, घर में सब सही है। और गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन 2-4 दिनों से ही जब बारिश का मौसम होगा हुआ तो इससे थोड़ी राहत हो गई है। बिल्कुल। लेकिन भैया उमस बहुत हो गई है। अब जा है ना कि क्षमा बहन, अब बारिश हुई जाती है, तई बाके बाद धूप निकल आती है, हाँ तो भैया, ये उमस हुई जाती है। और जा गर्मी को तो हमारे गांव में कहते हैं कटीली गर्मी। कतई सही कह रहे हो रघु भैया, ये कटीली गर्मी है। हाँ और लेकिन देखो भैया, जब मौसम में बहुत स्वास्थ्य को ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। हाँ क्योंकि क्या होता है, हमारे भैया क्या करते हैं, जल्दबाजी में खेत पे चले गए, पानी ना ही लेके गए। हाँ। और पतो चली कि गंदो संदो पानी पी लो। बिल्कुल सही। तो ऐसे में हमारे भैया जब भी घर से निकले तो अपने साथ में पीने को पानी जरूर रखें। जरूर ले जाएं। और दूसरी बात है कि उतार चढ़ाव है मौसम हाँ में। भैया, कहू तो ठंड सी ला गई, बारिश हुई जाई, और कहू धूप निकली तो गर्मी सी ला गई। तो जा है कि लापरवाही ना करें। और दूसरी बात क्षमा बहन एक और है कि जो संक्रामक बीमारियां बे भी फैल जाती हैं। हाँ भैया, जब मौसम में तो बहुत संक्रामक बीमारी फैलती है। आजकल देखो ना भैया, डॉक्टर के आगे लाइन लगी रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि काऊ को डायरिया हो गया हो, काऊ को बुखार आ रहा हो। तो जब मौसम में इन सब चीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि अब जब हम सुरक्षित रहेंगे क्षमा बहन, तभी तो अपनी खेती बिल्कुल अच्छे से करेंगे। बिल्कुल भैया। तो क्षमा बहन, बातचीत तो करेंगे ही। आज सवाल का पूछ रही हूँ? भैया आज को सवाल है, फसल की रोपाई से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सवाल भी बहुत अच्छो पूछो है आपने, क्योंकि भैया हमारी तो चौहर लागी रही है और हमारे बहुत से भैया अब लगाएंगे। तो जाको उत्तर तो आप बताओगे कार्यक्रम के अंत में। और बात से पहले एक बात जा है कि क्षमा बहन, अब बरसात को मौसम आएगा हुआ, बिल्कुल रघु भैया। तो हमारे जो भैया हैं वे चाहते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं कि हमारे भैया खेती से अलग हटकर कुछ काम करें, बागबानी करें, खेतन में बाग लगावें। एक तो पर्यावरण सुरक्षित होएगा, दूसरे जो फलदार पौधा हैं उनके बाग भी लग जाएंगे। तो बाकी तैयारी भी तो कर रहे होंगे हमारे किसान भैया। हाँ रघु भैया, देखो आजकल हमारे बहुत से साथी जो हैं वो अमरूद के बाग और जामुन के बाग लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया जा तैयारी करते समय सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि वो अपने खेत के गड्ढों की अच्छे से खुदाई कर लें। बिल्कुल। क्योंकि भैया जब हमारे अपने पेड़ लगाएंगे तो गड्ढे अगर अच्छे से खुदे होंगे तो भैया उनकी अच्छे से रोपाई हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि ऐसा है कि अमरूद के, आम के, नींबू के, इस तरह के जो बाग हैं बरसात के मौसम में हमारे भैया लगाते हैं। हाँ भैया, बात से क्या है कि आपने कही कि जो गड्ढन की खुदाई है, तो देखो एक तो दूरी नाप लें कि पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखेंगे हम। तो सब गुणा भाग करके अपने 22 हिसाब से गड्ढन की खुदाई पहले से कर लें, जिससे क्या है कि जब फिर हम नर्सरी से पौधा लावेंगे तो अपने उन्हीं गड्ढन में रोपित कर देंगे। हाँ रघु भैया, यानी कहने को मतलब ये है कि अगर गड्ढों की अच्छे से खुदाई होगी तो हम जब नर्सरी से पौधा लावेंगे तो सीधे गड्ढे में पौधा लगा देंगे। और अपने ऊपर से जो खाद है या देसी गोबर है हाँ, वो मिला के मिट्टी से पाट देंगे, तो जिससे हमारो बहुत काम बच जाएगा। अब पता चली कि गड्ढा खो देना है और पेड़ लाए के आपने घर रख ले, तो 2 दिन भी घरे पड़े रहेंगे। तो बात से अच्छू है कि उन्हें तुरंत तुरंत जमीन में हम लगा देंगे। हाँ भैया, अगर पहले से तैयारी होगी तो अच्छे से हमारे पौधे लग जाए। देखो रघु भैया, आज दिन है मंगलवार और आज के दिन हमारे साथी इंतजार करते हैं अपना पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान को। तो आज भैया हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत जो विषय है वो है बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। और जाय विषय पर हमारे साथियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में आ गए हैं डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार। तो आओ भैया बहनों, देख लेते हैं भैया कौन से साथी ने अपनी कॉल सबसे पहले की है। किसान साथियों नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शार्दुल विक्रमलाल, और हमारी बातचीत का जो विषय है वो है बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, ये हमारा जो कार्यक्रम है वो फ़ोन इन भी है और बातचीत भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आ ही गया है, तो ऐसे में जो बरसात का मौसम है, ऐसे में
चूँकि हमें अपनी देखभाल भी करनी होती है, बहुत सी संक्रामक बीमारियां इस समय प्रचलन में आ जाती हैं। उसी तरह से चूँकि हमारे पशु भी हमारे व्यवसाय, हमारी खेती के साथ जुड़े हुए हैं और उनका प्रबंधन करना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम बरसात में पशु प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पशुओं के आवास की। तो ये आपने एकदम सही बात कही कि इस समय में खासकर हमारे में भी, मनुष्यों में भी काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं और उसी तरह पशुओं में भी बीमारियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त बारिश के टाइम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में। जी। इसके साथ साथ तापमान भी ज़्यादा होने से पशु को तापमान से जो घात है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसके कारण पशु कभी कभी आप देखेंगे कि उनके सांस में तीव्रता आ जाती है, जी। वो पानी, लवण की कमी आ जाती है उनके शरीर में, तापमान बढ़ जाता है, इवन वो जो खाना है वो भी कम कर देते हैं, जी। जिससे उनमें रोग के प्रतिरोध करने की क्षमता भी कम पड़ जाती है और वो आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हमें इस वक्त में खासकर उनका अधिक, बहुत ही उत्तम तरीके से प्रबंधन करें, जिससे कि हम होने वाले नुकसान से बच सकें। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला, जैसे आपने बताया, आवास के लिए हमें ये ध्यान देना है कि उनका, क्योंकि बारिश के टाइम में आप जानते हैं कि यदि आवास में यदि उनके छत में लीकेज होगा तो इससे क्या है, आर्द्रता रहेगी उनके आवास में। जी। तो इसीलिए हमें पहले क्या करना चाहिए कि जो भी छत में लीकेज है उसको ठीक करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो फर्श है वो गीला ना रहे। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पुहाल है उसका इंतज़ाम पहले से ही कर सकते हैं, ताकि जिससे बेडिंग जो है पशु के लिए वो हम प्रदान कर सकें। जी। और उस बेडिंग को हर 2 से 3 दिन पे चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि वो गंदा ना हो और साफ़ सुथरा जो है उनका आवास वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि चूने का जो उनके जो दीवार है उन पे चूने का पोता लगा दें, जी। जिससे कि जीवाणु मुक्त हो जाए जी। जो दीवार है। और जो हमें उनका फर्श है वो लगभग हर 3 से 4 दिन पे, और हो सके तो डेली साफ़ करना चाहिए। फिनाइल से आप फिनाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि जो उनके खाने पीने का बर्तन है उसे भी हम लोग समय समय पे, लगभग हर 1 वीक में एक बार तो डिटर्जेंट से साफ़ सुथरा करके उसको रखें, बिल्कुल। जिससे कि किसी भी तरह का संक्रमण ना आए। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आवास में जो हमें व्यवस्थाएं हैं, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा पशु सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, डॉक्टर साहब आप भी जाते हैं और देखा जाता है कि लोग थोड़ी लापरवाही करते हैं पशुओं के साथ, कि वहाँ जहाँ पशुशाला है उसमें मलमूत्र है, उसी में पशु बैठ जाते हैं, तो उससे भी कई संक्रामक बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो इस संबंध में हमारे जो ग्रामीण पशुपालक हैं उनको क्या राय देना चाहते हैं? इस संबंध में एक अभी आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आई हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जी। काऊ मैट आते हैं। जी। तो हमारे किसान भाई यदि उनके यहाँ जिस भी फर्श में रख रखे हैं वो यदि कच्ची फर्श है तो वो इसका काऊ मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जब फर्श गंदी रहती है तो थनैला का प्रॉब्लम भी आता है गाय जी। भैंस जी। में। उससे बचने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे किसान भाई हैं पक्की फर्श नहीं बना पाए तो वो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उनको चाहे कि मल मूत्र से मुक्त रखें। जहाँ पे भी अपने पशु को रख रहे हैं ऐसे ही थोड़े ऊंचे स्थान पे रखें जहाँ पे पानी का जमाव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक श्रोता हमारी लाइन पे हैं, तब उनसे पूछ लेते हैं उनकी समस्या और उनका आप करेंगे समाधान। हेलो किसान, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे थे। अरे मुन्ना सिंह कठेरिया जी, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और लगातार कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं और कॉल भी करते हैं। तो आज जो हमारे हेलो किसान का विषय है वो है बरसात में पशु प्रबंधन। तो इस संबंध में डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। तो आपकी जो समस्या है, अब अगली आवाज़ डॉक्टर साहब की होगी, आप अपनी समस्या बताइए। हमारी समस्या है कि हमारी एक भैंस को ब्याने हुए 2 महीने हो गए, उसमें थुंदैला रोग बन रहा है। अच्छा अच्छा जी, आपने किसी को दिखाया मुन्ना जी? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, दवा दी, लेकिन अभी सही कंप्लीट सही नहीं हुई है। अच्छा। और एक बार टीके भी लगवा दिए हमने उजानी के हॉस्पिटल से, हाँ, डॉक्टर द्वारा लगवा दी थी। अच्छा अच्छा, कितने दिन पहले दिखाया था आपने पशु को?
लगभग वो 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, अभी भी उनका उपचार चल रहा है पशु का? हाँ, पशु का उपचार चल रहा है, अभी सही नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक हो जाएगी। आप अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रहिए, है ना। और थोड़ा उसके आहार में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है ना, तो पशु कम खाना खाता है, जिसके कारण भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप आहार जो है उसका सही तरीके से दें, खासकर क्योंकि गर्मी का समय है। दिन के टाइम में जो पशु है वो ज़्यादा अच्छे से खा नहीं पाता, तो कोशिश कीजिए जो भी दाना और चारा है, हरा चारा, वो खासकर सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में या रात के टाइम में दें, जिससे कि पशु जो है अच्छे से खा पाए और जो भी उसके ज़रूरी पोषण चाहिए उसके शरीर को, वो उसे प्राप्त कर सके। दूसरी भैंस जो उसके खुरों में कुछ जख्म सा पकने जैसा बन गया है, खुरों में खुरपका के लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आपने खुरपका मुहपका का टीकाकरण करवाया था? 1 महीना पहले टीकी लग गई थी। टीका लगवाया था? हाँ, 1 महीना पहले। अच्छा, तो एक बार जो आपके पशु चिकित्सा उनसे थोड़ा देख लीजिएगा, दिखवा दीजिएगा कहीं और भी, क्योंकि और भी कुछ कुछ जैसे जो भी खुरपका मुहपका से ग्रसित पशु रहता है उसके लक्षण और भी कुछ होते हैं, जैसे उसको बुखार भी होता है, उसके आप मसूड़ों में देखेंगे, जीभ में देखेंगे, होठों में देखेंगे, तो वहाँ पे भी फुंसी या छाले बने रहते हैं, है ना। तो अभी आपको यदि ठंडे होते हैं। हाँ, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि उस तरह का है प्रॉब्लम, तो अपने उस पशु को एकदम अलग से रखिए, उसको बाकी सारे पशु से संपर्क में मत आने दीजिए। और वो जो भी उसके जो आपने उसके जो भी आहार खा रहा है, जो भी घास फूस जो भी बच रही है उसका, जो भी उसका बेडिंग मटेरियल है, वो सब अलग से उसको जला दीजिएगा। उसको बाकी किसी पशु के संपर्क में मत आने दीजिए। कम से कम इतना आप अपने तरफ से ये सावधानी रखिए इन सब चीज़ों का, जिससे कि वो जो यदि उसमें उस तरह का रोग है भी, तो वो दूसरे के संपर्क में ना आए, ये जो भी विषाणु हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत आसानी से फैल जाता है ये रोग। ठीक है। और ताजा पिलाते हैं, नल का पानी पिलाते हैं। हाँ, तो और अपने एक बार निकटवर्ती पशु चिकित्सा अधिकारी को भी एक बार सूचना दे दें और उनसे भी दिखवा दें कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है ना। उम्मीद है ठाकुर साहब कि आप डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों से संतुष्ट होंगे। जी हाँ। और आपका हेलो किसान में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम फ़ोन कॉल से पहले बातचीत कर रहे थे बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। आपने बताया कि जो आवास है या पशुशाला है उसकी किस तरह से साफ़ सफाई करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि किसी भी पशु को रोग तब लगते हैं जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें कैसा आहार अपने पशु को दे रहे हैं या किस तरह का आहार हमें पशु को देना चाहिए, तो खास करके बरसात के मौसम में किस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को आहार दें जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। बरसात के मौसम में एक तो सबसे पहला हमें ध्यान देना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक कोई भी आहार जो है वो स्टोर करके नहीं रखना चाहिए जी। आप लगभग 1 महीने तक का आहार स्टोर करके रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है तो ऐसे में कोई भी फंगल का ग्रोथ और ये बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है अनाज जो है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप 1 महीने तक का ही आहार रखिए उसमें, और जो भी आहार स्टोर कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सूखा वातावरण मेंटेन्ड है। हाँ। इससे क्या होगा, उसमें किसी भी तरह का फंगल का ग्रोथ नहीं आएगा। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसान 2 से 3 महीने पुराना भी जो फीड है वो खिला देते हैं और फिर पॉइजनिंग का शिकार होते हैं उनके पशु और उनको नुकसान होता है। तो ये तो पहला चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, जैसे मैं बता रहा था कि गर्म, क्योंकि इस वक्त तापमान भी घटता बढ़ता रहता है, आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है, तो पशु को जो तापमान से जो घात होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो खाना खाने में कमी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम के टाइम में या रात के टाइम में खाना खिलाएं। आप उसको जो भी दाना दे रहे हैं, दाना में हमें ध्यान देना है कि संतुलित आहार प्रदान करना है। जी। जितना हो सके हरा चारा हमें अधिक मात्रा में देना। हरे चारे में भी आपको दलहनी और अदलहनी चारा दोनों उसमें मिलाने हैं। दलहनी चारे में आप जानते हैं जैसे अभी के टाइम में लोबिया और ग्वार ये आसानी से मिल जाते हैं, तो ये आप प्रदान कर सकते हैं। ये लगभग हरे चारे का 1/4 के करीब होना चाहिए। इसी के साथ अदलहनी चारे में आप ज्वार, बाजरा, मक्का और नेपियर ये भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो भी हरा चारा दे रहे हैं उसको कटिंग करके दें, बिल्कुल, जिससे कि पशु जब खा रहा हो
तो उसको कम एनर्जी की आवश्यकता, ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़े उसको पचाने में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऊर्जा उसको उससे मिल रही है वो उत्पादन के लिए या अपने प्रजनन के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। जी जी। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि दाना भी लगभग 2 से 2.5 केजी दाना प्रति पशु को प्रतिदिन देना चाहिए। ये जी। आप सुबह शाम के तरह से दे सकते हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण क्या है, लवण की कमी हो जाती है पशु जी। में, तो आपको 25 से 30 ग्राम लवण डेयरी पशु में, जो दुधारू पशु हैं, उनको डेली प्रदान करना चाहिए, और 50 ग्राम के करीब खनिज मिश्रण। जी। और यदि आप केवल सूखे चारे पे अपने पशु को रखे हुए हैं तो विटामिन ए का जो इंजेक्शन है, या आप चाहें तो जो ओरल सॉल्यूशंस है वो भी अपने पशु को दे सकते हैं, यदि जी। केवल सूखे चारे पे अपने पशु को रखें। लेकिन हरा चारा दे रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी। तो ये सब थोड़ा चीज़ें ध्यान रखने से आप अपने पशु को सही तरीके से पोषण प्रदान कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये आती है कि अब बरसात का मौसम होता है और ग्रामीण अंचलों में लोग पशुओं को मौसम खुलता है तो बाहर घुमाने ले जाते हैं। इस तरह से क्या है कि गड्ढों में पानी भर जाता है या तालाबों पोखरों में पानी भर जाता है, तो वही उसी पानी को हमारे पशु पी लेते हैं। तो इस संबंध में भी कोई सुझाव है कि कैसा पानी हमारे पशुओं को बरसात के मौसम में पिलाना चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में आप को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप पानी पिलाएं अपने पशु को, साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के मतलब वो बाहर का पानी, क्योंकि आप जानते हैं बारिश के मौसम में नॉर्मली नाले का भी पानी फ्लडिंग होके वो जो जलाशय के स्रोत होते हैं उससे मिल जाता है, जी जिसके जी। कारण उसमें भी जीवाणु होने की शंका रहती है। जी। तो इसीलिए कोशिश जितना कीजिए कि आप यदि पशु को बाहर चराने के लिए लेके जा रहे हैं तो चराने से पहले ही उसको घर पे ही साफ़ और स्वच्छ पानी प्रदान कर दें, जिससे कि बाहर जब वो चरने जाए तो बाहर का पानी ना पिए। हाँ जी। क्योंकि कई बार गंदा पानी पीने से भी पशुओं को समस्याएं आ समस्याएं जाती आ हैं। जाती दूसरी बात यह है कि अब चूंकि बरसात का मौसम है तो इस समय कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो हमारे पशुओं को लग जाती हैं? तो आप देखेंगे डेयरी पशुओं में खासकर अभी एक लंगड़ा बुखार नाम की बीमारी होती है, जी। वो देखने को मिलती है। और दूसरी एक गला घोटू की बीमारी है। ये दोनों बीमारियां देखने को मिलती हैं, और ये दोनों बीमारियां आपके जीवाणु जनित रोग हैं। जी। तो इसके लिए जो हमारे पशुपालक हैं उनको ये सलाह दी गई थी। अभी अभी कुछ दिन पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चल रहा था, जी। जिसमें सभी हमारे जो पशुपालक भाई थे उनको हमने ये भी सलाह दी गई थी कि वो इनका टीकाकरण अपने पशुओं में करवाएं। जी। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं करवाया है तो हमारी उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो पशुपालन विभाग से संपर्क करके इन दोनों रोगों का अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं। और बकरियों में आप देखेंगे तो गोट प्लेग का, बकरी प्लेग जिसे कहते हैं, उसका टीकाकरण और एफएमडी का भी टीकाकरण आवश्यक है। जी। तो अगर इन बीमारियों से अपने पशुओं को बचाना है तो आप टीकाकरण करा सकते हैं। टीकाकरण की व्यवस्था कहाँ होती है? सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था है टीकाकरण की? जी, सरकार की तरफ से भी एफएमडी के लिए व्यवस्था की गई है, और गला घोटू का भी सरकार की तरफ से टीकाकरण किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, तो उपलब्धता होगी तो वो लोग अवश्य उनको टीकाकरण करवाएंगे। और उनके द्वारा कैंप भी चलाए जाते हैं अलग अलग गांव में, तो उसका लाभ भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चूंकि जागरूकता रहेगी तो हमारे किसान भाई अपने पशुओं का प्रबंधन अच्छे से करेंगे और जो भी उनकी सुरक्षा के उपाय हैं उनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही पशुओं से अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और उनके पशु बीमार भी नहीं जी, होंगे। जी। डॉक्टर साहब, दूसरी एक बीमारी जैसे थनैला की जिक्र किया था किसान भाई ने, तो ये थनैला की बीमारी कैसे हो जाती है पशुओं में? थनैला की बीमारी खासकर तब होती है जब हम लोग पशु के आवास को साफ सुथरा नहीं रखते और हम जो ज़रूरी सावधानियां हैं वो नहीं रखते। जैसे आप देखें कि, और ये एक ऐसी बीमारी है ना जिसका यदि आप एक बार पशु, जैसे क्योंकि ज़्यादातर ये तभी होती है ये बीमारी जब पशु दुग्ध काल में होता है, तो ऐसे में इस बीमारी को कंट्रोल कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें चाहिए कि हम पहले से ही इस तरह के अपने प्रबंधन रखें अपने पशुपालन का, दुधारू पशुओं का, ताकि उसमें ये बीमारी जन्म ही ना ले। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जब भी हम दूध का दोहन कर रहे हैं उससे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें, जी। उसके थनों को अच्छी तरह से धो के, पोटैश की लाल दवा कहते हैं गांव में लोग, तो उसके पानी से अच्छे से उसको धो के उसके बाद दोहन करें। पूर्ण हस्त विधि का ही इस्तेमाल करें दोहन के लिए, और दोहन के पश्चात फिर से उसको
जो भी उनके जो टीट्स होते हैं, थन होते हैं, उनको फिर से उसमें डुबो दें, पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में, लाल दवा के पानी में। जी। और उसके बाद जो भी आपके दुधारू पशु उनको आधे घंटे तक बैठने ना दें। तो इससे क्या होगा कि जो पशु है, क्योंकि यदि साफ़ सुथरा नहीं रहता है फर्श, तो क्या होता है बहुत आसानी से उनके थनों के द्वारा वो उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जी। उसमें आसानी से घर कर लेते हैं जीवाणु, और ये इंटरनल रोग कर देते हैं। करते तो इसीलिए इससे ये थोड़े कुछ सावधानियां रख के हम लोग अपने पशु को इससे बचा सकते हैं। जी। हेलो। हेलो। हाँ, आपकी कॉल हेलो किसान में लगी है। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से, कौन से गांव से बोल रहे हैं? सोमपाल बोल रहे हैं साहब, हम भमोरा से। सोमपाल जी, आज का जो हमारा विषय है वो है बरसात में पशु प्रबंधन। तो जी साहब। पशुपालन आपके यहाँ होता है? हाँ साहब, हमारे यहाँ होता है साहब, 5 भैंसियाँ हमारे दौरे। अच्छा, हमारे कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल जी उपस्थित हैं। आपकी जो समस्या है आप कार्यक्रम के माध्यम से रखिए और जो डॉक्टर साहब हैं आपकी समस्या का समाधान करेंगे। साहब जी, बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर को प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो उनसे बचाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई ऐसा उपाय बताए दो कि जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाए। जी जी, ये जो मक्खी मच्छर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त में सब ज़्यादा, क्योंकि आप कहीं भी पानी भरा हुआ रहेगा तो ये सब आसानी से हो जाते हैं। जी। तो इसके लिए इवन आप देखेंगे बहुत बार सरकार के द्वारा भी, आप टीवी देखते होंगे तो उसमें भी बताया जाता है कि मक्खी मच्छर को बचाने के लिए आपको क्या करना है। कोई भी ऐसे जो भी जगह है जहाँ पे भी पानी भरता है ना, तो उनको कम से कम वैसी जगह को हटा देना है, या फिर उस तरह के जो भी सामग्री है उनको मतलब वहाँ से हटा देना है। और यदि फिर भी उसके बाद भी इस तरह की जगह है तो वहाँ पे आप केरोसिन का जो ऑयल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो मक्खी मच्छर के जो अंडे हैं वो पनपे नहीं, है ना। और तो ये सब थोड़ा आप ध्यान रख के अपने पशुओं को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। और जो भी झाड़ी है और जो भी आसपास आपके घर के आसपास या पशुशाला के आसपास जो भी झाड़ी जंगल है उनकी भी समय समय पे साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि इस तरह के जो ये है मक्खी मच्छर है उसकी संभावना पशुओं के आवास के आमने सामने कम रहे। धन्यवाद। सोमपाल जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे इनकी समस्या थी और पहले भी हमारे किसान साथियों ने अपनी समस्याएं रखी, और बरसात में पशुओं के प्रबंधन पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलते चलते कोई बात छूट रही हो तो हमारे किसान साथियों से क्या बताना चाहेंगे? मैं हमारे किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि जो ये बरसात का मौसम है इसमें अपने पशुओं को ठीक तरीके से पोषण प्रबंधन करें, और ख़ासकर क्योंकि बारिश अभी आप देखें तो उनके ब्रीडिंग का भी समय शुरू हो जाएगा जी। भैंसों के। तो इस वक्त उनको अच्छे से पोषण प्रबंधन करें और सही तरीके से ध्यान दें कि उनकी भैंसें यदि गर्मी में आ रही हैं, जिससे कि समय पर वो उनका कृत्रिम बीजदान करवाएं, क्योंकि यदि इस समय को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यदि एक दिन भी यदि हम डिले कर रहे हैं तो लगभग 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो हमारे किसान भाई ये ध्यान दें कि जब भी उनकी गाय या भैंस गर्मी में आ रही है उस वक्त सही टाइम पे अपने जो गाय भैंस है उनका कृत्रिम बीजदान करवाएं, जिससे कि जो मतलब जैसे 13 हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तभी हमारे जो पशु हैं वो लाभकारी हो सकते हैं जब 13 से 14 महीने के अंतराल में वो एक बच्चा दें, है ना। दर साल एक बच्चा दें। तो यदि वो सही टाइम पे गाभिन हो जाती है उनके जो भैंस या गाय हैं, तब वो अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं दूध का, और इसके साथ साथ ज़्यादा संख्या में बच्चे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा इस वक्त ध्यान देंगे तो हमारे किसान भाई इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं चीज़ों का, और अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय की तरह से आगे आ सकता है लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और हमारे सारे किसान भाइयों का भी धन्यवाद सर। अब ही हमारे साथियों ने सुनो अपनो पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और विषय हो बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन, और जहाँ पर विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल जी ने, और हमारे कुछ साथियों ने अपनी समस्याओं का समाधान उनसे मांगा तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं का भी समाधान किया। बिल्कुल। और क्षमा बहन, देखो अब हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में कागज है और वहाँ पे कई चीज़न के भाव लिखे हुए हैं,
तो हमारे भैया बहन भी इंतज़ार करते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में उन्हें बताए जाएंगे जिन्स हैं, सब्जी हैं और फलन के बाजार के भाव। तो आप बताना शुरू करो, आज के क्या भाव रहे? भैया आज गेहूं बिको 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, 29 रुपये प्रति किलो। चावल को भाव रहो 3,385 रुपये प्रति क्विंटल, 38 रुपये प्रति किलो। वहीं चना बिको 6,850 रुपये प्रति क्विंटल, 78 रुपये प्रति किलो। और बात करें दाल की, तो दालों में उड़द की दाल बिकी 10,160 रुपये प्रति क्विंटल, 120 रुपये प्रति किलो। वहीं अरहर की दाल का भाव रहो 10,810 रुपये प्रति क्विंटल, 125 रुपये प्रति किलो। बात करें सरसों के तेल की तो 14,200 रुपये प्रति क्विंटल और 165 रुपये प्रति लीटर। आलू को भाव आज रहो 1,220 रुपये प्रति क्विंटल और 18 रुपये प्रति किलो। टमाटर को भाव रहो 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और 40 रुपया प्रति किलो। प्याज आज बिकी 1,200 रुपये प्रति क्विंटल और 22 रुपये प्रति किलो। लहसुन को भाव रहो आज 6,335 रुपये प्रति क्विंटल और 100 रुपया प्रति किलो। वहीं बात करें फलों की, तो फलों में केला बिको 2,850 रुपये प्रति क्विंटल, 50 रुपये प्रति दर्जन। और वहीं सेब का भाव रहो 13,300 रुपये प्रति क्विंटल, 220 रुपये प्रति किलो। तो देखो क्षमा बहन, जो तो हो आज को बाजार भाव जो कि हमको प्राप्त हो मंडी समिति परिसर डेला पीर बरेली से। और अब क्षमा बहन, चूँकि उतार चढ़ाव मौसम में आपने बात करी कि चलिए रहो है, ऐसे में हमारे भैया बहन इंतजार करते होंगे मौसम के पूर्वानुमान को। तो कल के मौसम को पूर्वानुमान आप बता दें। भैया कल बादल छाए रहने की उम्मीद है, बारिश 20% होने की संभावना है। और वहीं भैया अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हवाएं 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलन की उम्मीद है। और वहीं आर्द्रता 67% दर्ज की गई है। तो क्षमा बहन, जो तो हो कल के मौसम को पूर्वानुमान जो कि हमको प्राप्त हो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से। और क्षमा बहन, अब बता दो बा सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो। भैया आज को सवाल हो फसल की रोपाई से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया फसल की रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें, उचित दूरी पर पौधे लगाएं और समय पर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कर लें। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलता है, खेती बाड़ी के साथ ही साथ हमारे किसान साथी कृषि से जुड़े व्यवसाय जैसे पशुपालन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन अपनाकर अपनी आय को दुगना करें। तो क्षमा बहन, अब आपने बता दी आज के कार्यक्रम की नसीहत। और अब घड़ी भी इशारा कर रही है कि हम अपने भैया बहनों से ले लें आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अनुमति। तो अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।